हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हेलोअल्केन्स का इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर, उसका नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के बारे में। अब जो है उसके आगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स, हेलोअल्केन्स के बनाने के कौन कौन से मेथड्स हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, इनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम अल्कोहल्स यूजिंग हैलोजन एसिड्स। अल्कोहल से बनाया जाएगा हेलोअल्केन, इसका इस्तेमाल करके हैलोजन एसिड का। तो हैलोजन एसिड क्या है? तो हैलोजन मतलब ग्रुप 17 का एलिमेंट, एसिड मतलब वो हाइड्रोजन से अटैच रहेगा। ऐसा ये जो है HX, इसको हम लोग बोलेंगे हैलोजन एसिड। जैसे HF, HCl, HBr, HI, ऐसा करके। HCl को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे ही हो जाएगा हाइड्रोब्रोमिक एसिड। और वैसे ही HI है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोआयोडिक एसिड। एंड इन द सिमिलर वे HF को बोल सकते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। सो HCl को यहाँ हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहे हैं, और HCl को हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। ऐसा HCl को तो हाइड्रोजन क्लोराइड भी लिखा जाता है। ऐसा तो क्या हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों सेम चीज है या अलग अलग है? तो ये फॉर्मूला दोनों का सेम है कि हाइड्रोजन क्लोराइड हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, दोनों में HCl आएगा। लेकिन यदि हाइड्रोजन क्लोराइड है तो वह रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो HCl है ना वह गैसियस फॉर्म में है, और यहाँ ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो बता रहा है कि जो HCl है एक्वस फॉर्म में है। कहने का मतलब कि लिक्विड फॉर्म में है। तो जब HCl लिक्विड फॉर्म में रहे, हाइड्रस फॉर्म में, तो कहलाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जब गैसियस फॉर्म में हो तो कहलाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। बाकी नीचे वाला तीनों में भी वही बात है, दोनों में बचा HF। तो HF जो है ऑलरेडी लिक्विड ही होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको हम लोग बोलेंगे। तो ये सभी हो गया हैलोजन एसिड। हेडिंग हमने क्या दे करके रखा है कि अल्कोहल से बनाएंगे हेलोअल्केन, किसका इस्तेमाल करके? हैलोजन एसिड का। कोई कैटलिस्ट वगैरह भी रहता है साथ में। तो जनरल इक्वेशन एक हम लोग लिखे, अल्कोहल मतलब ROH, दिस इज अल्कोहल। हैलोजन एसिड मतलब HX। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो ऐसा H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, ये बनेगा RX प्लस H2O। ऐसा हेलोअल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ऐसा तो इस तरह का जो हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए, और ऐसे जो घेर करके लिखा जाता है, ये तो सिंपल सा जो है इस रिएक्शन को आसान करने के लिए। ऐसे रिएक्शन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये घेर करके निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है। बस ऐसे स्टूडेंट को थोड़ा आसानी हो याद रखने में, इसलिए ऐसे किया जाता है। और ये रिएक्शन एक्चुअल में कैसे हुआ ना, यदि ये जानना है तो फिर इसका मैकेनिज्म कंसीडर करना होगा। और मैकेनिज्म के लिए जितना भी बात हम लोगों ने पढ़ करके रखा है पहले, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह, ये सारे बात जो है यहाँ इन्वॉल्व होगा। तो ऐसा हम लोग जनरल इक्वेशन लिखें। अब इसके मैकेनिज्म की बात करें कि आखिर यह रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। तो मैकेनिज्म की बात यदि हम लोग करें तो सबसे पहले क्या होगा ना कि जो हैलोजन एसिड हम लोग लेकर के रखते हैं, हैलोजन एसिड, सबसे पहले इसका आयोनाइजेशन होगा, वाटर डिसॉल्व होगा, एसिड है तो ऑब्वियसली H+ आयन देगा। तो H+ आयन दे करके फिर इधर से बनेगा X-, मतलब आयोनाइजेशन कुछ इस तरह से होता है। ऐसा हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव किया, हाइड्रोजन से ज्यादा होता है तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हैलोजन विथड्रॉ करेगा। और इस एरो का मतलब हमने बताया है कि 2 इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को बताता है। तो ऐसे यहाँ बन जाएगा हेलाइड आयन, और H+ को हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन, ये हुआ हेलाइड आयन। और यही हेलाइड आयन जो है यहाँ काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। ऐसा
नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल होगा। अब क्या होता है कि जो अल्कोहल हम लोग कंसीडर करते हैं, अल्कोहल ये क्या करता है कि जो हाइड्रोजन एसिड का H+ आयन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि H+ आयन आया है एसिड से। अब अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, यही H++ बता रहा है ना कि हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑक्सीजन के पास यहाँ एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा कि इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ऐसा तो H+ एसिड का पार्ट था, HX जो है H+ आयन दे रहा है तो उसको हम एसिड कंसीडर करेंगे। अब चूंकि अल्कोहल जो है H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है, तो H+ आयन एक्सेप्टर को हम लोग बोलते हैं बेस। अच्छा, बेस में भी इसको और बढ़िया से हम लोग बोल सकते हैं ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड बेस, ब्रोंस्टेड नाम है साइंटिस्ट का, तो ब्रोंस्टेड के अनुसार H+ आयन डोनर कहलाएगा एसिड और H+ आयन एक्सेप्टर कहलाएगा बेस। तो अल्कोहल यहाँ ब्रोंस्टेड बेस का काम किया और यह एसिड, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं, और इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसको न्यूक्लियोफाइल भी हम लोग बोल सकते हैं। ऐसा तो ऐसा करने से क्या होगा, ROH एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के पास अब एक ही लोन पेयर बचेगा। और अब हम लोग देखें तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा यहाँ से पॉजिटिव चार्ज। कैसे आया, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ काउंट करें 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया पहले की तुलना में, और इलेक्ट्रॉन कम होने से कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ऑक्सीजन पे यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसके आगे जो है दो बात हो सकता है, इसके आगे दो बात क्या होगा कि जो ऑक्सीजन पे प्लस है जिसको हम लोग ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं। ऐसा अब पहले के हमने डिस्कस किया है कि ऑक्सीजन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब होता है कि काफी अनस्टेबल है। ऑक्सीजन काफी तेजी से जो है यहाँ से बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है उसको विथड्रॉ करेगा, लेगा। तो कैसे होगा, तो हमने क्या बताया कि यहाँ से जो है दो पॉसिबिलिटी है, और दो पॉसिबिलिटी क्या है, तो दो पॉसिबिलिटी क्या है कि ROH H और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो पहला पॉसिबिलिटी इसमें क्या है कि ई वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है ले ले ऑक्सीजन, तो लेने के बाद ही R पे आ जाएगा पॉजिटिव, और ई वाला स्पीसीज H2O बन के हो जाएगा बाहर। ऐसा, या दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि जैसे ही ऑक्सीजन का बॉन्ड यहां से बाहर हो रहा इलेक्ट्रॉन, तो इधर से जो X- यहां बचा हुआ था जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था, तो वो जो है X- अब जा करके अटैक करे इस R को। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन विथड्रॉ कर लेगा तो R पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली इस पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज जो अटैक करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज का आने का मतलब कि अभी इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, और X- तो ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल है, तो जाकर के फिर यहां से अटैक करेगा, तो यहां से प्रोडक्ट बन जाएगा RH। और इधर से लोग देखें तो ये R पे पॉजिटिव आया, तो फिर यहां से जाकर के X- जुड़ेगा, तब बनेगा RH। मतलब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि यह रिएक्शन जो है एक स्टेप में हो रहा है, इधर से बॉन्ड टूट रहा है और न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है, तो वैसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करे, तो शायद वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते थे SN2 रिएक्शन। तो इधर से रिएक्शन देखें तो SN2 तरह से होगा, SN2 पाथ को फॉलो करेगा, और यहां से देखें हम लोग कि पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, तब न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैक किया, तो दिस इज SN1 रिएक्शन। तो यहां से जो सब्स्टिट्यूशन है दोनों हो सकता है, आइदर SN1 और SN2। अब कौन सा रिएक्शन होगा यह डिपेंड करता है कि यहाँ जो अल्काइल ग्रुप है वह कैसा ग्रुप है। हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 और SN2 में कि SN1 का स्टेबिलिटी जो है कार्बोकेटायन के इंटरमीडिएट पे डिपेंड करता है, और कार्बोकेटायन में 2 डिग्री 3 डिग्री वगैरह ज्यादा स्टेबल होता है। तो यदि अल्काइल ग्रुप यहाँ 2 डिग्री या 3 डिग्री रहे तो मोस्टली रिएक्शन SN1 के फेवर में जाएगा, और यदि अल्काइल ग्रुप यहाँ मिथाइल या कोई 1 डिग्री रहे तो रिएक्शन SN2 के फेवर में जाएगा। तो इस तरह से जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें याद ये रखना है कि हाइड्रोजन एसिड आयनाइज करके जो हैलाइड आयन बनाता है न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। नेक्स्ट स्टेप में जो इसका प्रोटॉन है एसिड का, वह अल्कोहल में जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है उसके साथ कंबाइन करके ऑक्सोनियम आयन बनाएगा, और अब ऑक्सोनियम आयन से इधर दो कंडीशन है,
पहले कार्बोकेटायन बन करके प्रोडक्ट का निर्माण हो SN1 तरीके से, या फिर न्यूक्लियोफाइल सेम टाइम अटैक करे जब इधर से बॉन्ड टूट रहा हो, मतलब SN2 तरीके से। एक बात हम लोग यहाँ ऐसे भी सोच सकते हैं कि इधर जो है हमने R और O का बॉन्ड तोड़ा है, O और H का बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा भी हम लोग बात जो है बोल सकते हैं। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, इधर जो है हाइड्रोजन के बीच। अभी CO और OH का बॉन्ड में कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली OH बॉन्ड जो है स्ट्रांग होगा CO बॉन्ड की तुलना में, ऐसे लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो जो यहाँ हेलाइड आयन का अटैक है, बस इतना ही याद रखना है कि SN1 SN2 दोनों तरीके से हो सकता है, वह डिपेंड करेगा इस R पे कि R 2 डिग्री और 3 डिग्री हो तो SN1, और यदि R यहाँ 1 डिग्री हो या फिर मिथाइल हो तो फॉलो करेगा SN2, और R यदि यहाँ 2 डिग्री या 3 डिग्री हो तो फॉलो करेगा SN1, और तब जाकर के इस तरह से प्रोडक्ट का निर्माण होगा। अब जो यहाँ हमने हाइड्रोजन एसिड लेकर के रखा है HX जनरल। अब यहाँ X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है चारों हो सकता है, लेकिन याद रखें हम लोग कि यहाँ जो रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं वह HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr मतलब हाइड्रोब्रोमिक एसिड, और HI मतलब हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ। HF के साथ रिएक्शन हम लोग नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते, तो उसका एक्सप्लेनेशन यदि हम लोग देखें HF, HCl, HBr, HI। बॉन्ड लेंथ की बात करें यदि हम लोग, बॉन्ड लेंथ HF का 92 पिकोमीटर, HCl का 127 पिकोमीटर, 141 पिकोमीटर एंड HI 160 पिकोमीटर। अभी हमने मैकेनिज्म में क्या देखा था कि जो HX का बॉन्ड है ना वो बॉन्ड ब्रेक करता था, तब ये H+ और X- न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होता था। अब कंडीशन यहाँ ये है कि यह बॉन्ड जितना आसानी से टूटे उतना आसानी से न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा, रिएक्शन उतना ही इजीली जो है आगे प्रोसीड करेगा। तो अब यह बॉन्ड आसानी से टूटेगा कब, जब कमजोर वीक हो, और बॉन्ड कमजोर कब होगा, जब बॉन्ड ज्यादा लंबा हो। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ करके रखा है कि यह लॉन्गर बॉन्ड इज वीकर एंड यह शॉर्टर बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। एक लंबा बॉन्ड कमजोर होता है और एक छोटा बॉन्ड मजबूत होता है। अब यदि यहाँ हम लोग कंपेयर करें तो ऐसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन तो सब सेम है, हाइड्रोजन के देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पढ़े हम लोग कि किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर जो है डाउन द ग्रुप आने से एटम का साइज इंक्रीज करता है, और जब एटम का साइज इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि डाटा से यहाँ साफ स्पष्ट हो रहा है कि HF बॉन्ड से लंबा HCl, उससे लंबा HBr, उससे लंबा HI। तो HI का बॉन्ड सबसे लंबा है, इसका मतलब कि यह सबसे कमजोर बॉन्ड होगा, और सबसे कमजोर बॉन्ड है इसका मतलब कि बॉन्ड जल्दी टूटेगा, जल्दी H+ आयन फर्निश करेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इससे कम HBr, इससे कम HCl, और सबसे कमजोर एसिड चारों में होगा HF। तो चूंकि HF का बॉन्ड लेंथ काफी कम है, मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ, वेरी स्ट्रॉन्ग ऐसा। इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो 530 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है, और बाकी का सबसे कम रहेगा ऐसा। तो ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है काफी ज्यादा है, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, और उस टाइप का रिएक्शन जो इंडोथर्मिक हो, मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब होना हो, जिसमें हीट सप्लाई करना पड़े, उस टाइप का रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स के व्यू से बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होता है। तो चूंकि HF का बॉन्ड काफी मजबूत है, इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, या ओवरऑल हम लोग बोले तो HF का रिएक्टिविटी काफी कम होता है, इसलिए लोग HF के साथ रिएक्शन ना करते हुए HCl, HBr और HI के साथ रिएक्शन कंसीडर करेंगे। तो रिएक्टिविटी की बात करें तो ऑब्वियसली HCl से ज्यादा रिएक्टिव होगा HBr, और HBr से ज्यादा रिएक्टिव होगा HI। क्यों होगा, तो इस बॉन्ड लेंथ क्या कहते हैं कि बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो बॉन्ड का मजबूती घट रहा है, आसानी से टूटेगा तो रिएक्टिविटी उसका इंक्रीज कर जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग HCl का इस्तेमाल करें यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि क्लोरोअल्केन्स का फॉर्मेशन होगा। कैसे रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन के दरमियान अल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होगा,
हाइड्रोक्लोरिक में कंसंट्रेटेड कॉम के Cl और यहाँ कैटलिस्ट लिया जाता है एनहाइड्रस ZnCl2 ऐसा। तब ये आसानी से H2O एलिमिनेट होकर के प्रोडक्ट बन जाएगा क्लोरोअल्केन प्लस H2O। दिस इज द क्लोरोअल्केन। अभी इसके मैकेनिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो वही टाइप यहाँ भी फॉलो होगा। अब एक चीज हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे कि जो कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 लेकर के हमने रखा है, इस पूरे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि लुकास रिएजेंट क्या होता है। तो याद रखेंगे कि कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का इक्विमोलर मिक्सचर, मतलब दोनों का मोलर रेशियो सेम रहता है, उस मिक्सचर को हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। और यदि लुकास रिएजेंट का इस्तेमाल करके अल्कोहल से क्लोरोअल्केन बने तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स प्रोसेस। ऐसा नेमिंग रिएक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में नोट्स लिखने आता है ग्रुप्स प्रोसेस क्या है। तो अल्कोहल का रिएक्शन कॉन्क HCl से एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में यदि क्लोरोअल्केन का फॉर्मेशन हो तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे ग्रुप्स प्रोसेस। अब एक नया चीज यहाँ जो हमने लेकर के रखा है, दिस वन एनहाइड्रस ZnCl2, भाई इसका क्या रोल है रिएक्शन में, इसका इस्तेमाल हम लोगों ने क्यों करके रखा है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सो ZnCl2 की यदि बात हम लोग करें ऐसा, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो है जिंक के अगल बगल दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड कहने का मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि यदि कोई एटम बॉन्ड बनाता हो तो 8 हो जाना चाहिए, ऑक्टेट पूरा। जिंक के साथ यहाँ वैसा केस नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा, और जो सब्सटेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता हो काम करता है लेविस एसिड। सो ZnCl2 जो है यहाँ बिहेव करेगा लेविस एसिड के जैसा। अब अल्कोहल की यहाँ बात करें हम लोग, तो अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये काम करेगा लेविस बेस का। लेविस बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर, while Lewis acid is a substance which can accept electron pair। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता हो लेविस के अनुसार वह एसिड है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता हो लेविस के अनुसार वह बेस है। तो अब क्या होगा कि अल्कोहल अपना लोन पेयर देगा जिंक को, और कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन होगा, O H को यहाँ नीचे करके लिखें और E यहाँ जुड़ जाएगा ZnCl2 ऐसा। ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर बचेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिंक पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के चलते। पहले मैंने बताया कि चार्ज को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है, चार्ज नहीं समझ में आ रहा है तो उस एटम के अगल बगल उसका इलेक्ट्रॉन गिन लो वैलेंसी के अनुसार। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, और अभी हमने बताया कि ऑक्सीजन काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पे पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब हुआ कि वह काफी अनस्टेबल होगा। तो अब क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है आसानी से यहाँ बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, प्लस इधर जो चीज बाहर होना है ZnOH Cl यहाँ। ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ZnCl2 है ना वह अल्कोहल के साथ कंबाइन करके इस कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन को आसान बनाता है। ऑक्सीजन का लोन पेयर से कंबाइन करके पहले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करवाता है, और पॉजिटिव चार्ज आ जाने के बाद ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है आसानी से टूट जाएगा, तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन जल्दी होगा। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन जल्दी होगा तो पानी आसानी से फिर उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ZnCl2 का रोल हुआ लेविस एसिड जो अल्कोहल से कंबाइन करके इसके बॉन्ड को कमजोर किया और कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन को आसान बनाया। अब यहाँ हम लोग जैसा लें अल्काइल ग्रुप में मिथाइल लें तो मिथाइल क्लोराइड, 1 डिग्री अल्काइल लें तो 1 डिग्री क्लोरोअल्केन, 2 डिग्री लें तो 2 डिग्री, ऐसे करके। तो इस रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो जाहिर सी बात है कि अल्कोहल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ कौन होगा, 3 डिग्री अल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। क्योंकि यहाँ कार्बोकेटायन जो बन रहा है वो अल्कोहल से बन रहा है, तो अल्कोहल में जैसा अल्काइल ग्रुप लेंगे वैसा कार्बोकेटायन बनेगा। 1 डिग्री लेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री लिए तो 2 डिग्री, और 3 डिग्री लेंगे तो 3 डिग्री। अब चूंकि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्टिविटी यहाँ सबसे अधिक होगा। यदि यहाँ 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो रिएक्शन में जनरली हीट करना पड़ता है बॉन्ड के क्लीवेज को आसान करने के लिए, लेकिन यदि यहाँ हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल का इस्तेमाल करें तो वह रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही होता है,
इसमें बाहर से कोई हीट करने की आवश्यकता नहीं है। रीजन की 3 डिग्री अल्कोहल जो है वह काफी रिएक्टिव है। इस ऑर्डर के अनुसार हम लोग यदि देखें तो ये हुआ HCl। यदि HBr का इस्तेमाल करके हम लोग बनाना चाहें, यूजिंग HBr हाइड्रोक्रोमिक एसिड, सेम प्रोसेस होगा, ROH प्लस HBr, और इस बार हम लोग यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा H2O RBr प्लस H2O, ब्रोमो अल्केन बन जाएगा इस बार। तो पिछला बार जो हम लोग ले रहे थे ZnCl, तो इस बार हम लोग H2SO4 ले रहे हैं। दोनों का काम सेम है। H2SO4 भी यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, मतलब H2O बाहर निकालने का, जैसे वहां ZnCl2 काम कर रहा था, ऑप्शन से कंबाइन करके फिर उसको बाहर निकालने का। ऐसा अब इसमें क्या है कि जो यहाँ ब्रोमो अल्केन बनेगा ना, वह 1 डिग्री ही बनेगा। मतलब यहाँ जो अल्कोहल लेंगे हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का इस्तेमाल जनरली नहीं करते हैं इस मेथड में। रीजन क्या है कि 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल को जब ये कॉम्प्लेक्स H2SO4 के साथ हीट करोगे ना, तो प्रोडक्ट में यहाँ ब्रोमो अल्केन ना बढ़ के अल्कीन बनता है। सपोज एक 3 डिग्री अल्कोहल कंसीडर करते हैं ऐसा, CH3 यहाँ OH, और हम लोग सोचेंगे कि यदि HBr से रिएक्शन करवा करके इसका ऐसा H2O निकाल के ब्रोमो अल्केन बनाए, तो ऐसा नहीं है। कि कॉम के H2SO4 यदि हम लोग लेंगे ना, तो यहाँ दो प्रोडक्ट बन जाएगा मिक्सचर, ऐसा CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन बन जाएगा, और कुछ अल्कोहल भी बन सकता है, सॉरी ब्रोमो अल्केन भी बन सकता है ऐसा। तो ये जो अल्कीन बना है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, यही ज्यादा बनेगा, और ये जो यहाँ ब्रोमो अल्केन बना है, दिस इज माइनर प्रोडक्ट ऐसा। अभी अल्कीन क्यों बनेगा ना, कि जब अल्कोहल चैप्टर हम लोग कंसीडर करेंगे, वहां इसको डिटेल में डालेंगे कि अल्कोहल को जब अल्कोहल में भी जब 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को कॉम्प्लेक्स H2SO4 के साथ हीट करते हैं, तो आसानी से क्या बन जाता है, अल्कीन। तो इस मेथड से हम लोग 1 डिग्री ब्रोमो अल्केन बनाएंगे, 2 डिग्री और 3 डिग्री ब्रोमो अल्केन नहीं बनाएंगे, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को जब हीट करते हैं कॉम्प्लेक्स H2SO4 के प्रेजेंस में, तो डिहाइड्रेशन होकर के अल्कीन जो है बनेगा मेजर प्रोडक्ट के रूप में, ब्रोमो अल्केन जो है वहां कम ही बनेगा। अब इस HBr की बात करें हम लोग यहां से, तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है लेबोरेटरी में आसानी से अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। तो वैसे ही चाहेंगे कि लेबोरेटरी में HBr मिल जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये इतना आसानी से अवेलेबल नहीं रहता है। तो HBr क्या होता है ना कि रिएक्शन के दरमियान ही हम लोग को बनाना पड़ता है। कैसे HBr बनता है रिएक्शन के दरमियान, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि पोटासियम ब्रोमाइड जो कि कॉमन सॉल्ट है, इसका रिएक्शन करवाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड से ऐसा, तब जो है ये बनेगा KHSO4 प्लस HBr ऐसा, पोटासियम हाइड्रोजन सल्फेट या पोटासियम बाइसल्फेट। क्या हमने बताया कि HBr जो है आसानी से लेबोरेटरी में अवेलेबल नहीं है, तो इस HBr को जो है रिएक्शन के दरमियान ही बनाना पड़ता है। कैसे, तो KBr का रिएक्शन H2SO4 से, मतलब अब जो रिएक्शन करवाएंगे ना, तो अल्कोहल में डायरेक्ट HBr नहीं मिलाएंगे, क्योंकि HBr तो हम लोग के पास है ही नहीं अवेलेबल, तो इसके जगह पे ई दोनों को मिलाएंगे ऐसा, KBr प्लस H2SO4। तो पहले ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ऐसा चीज बनाएगा HBr, और तब ये HBr अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, मतलब प्रोडक्ट ऐसा बनेगा RBr प्लस H2O प्लस KHSO4 ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। तो याद रखें कि HBr इस केस में जो है रिएक्शन के दरमियान ही बनाया जाता है। अब लास्टली बात करें हम लोग, तो यूजिंग HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, सेम होगा, यहाँ Br की जगह हम लोग I ले लेंगे, यहाँ हम लोग चेंज कर देते हैं, H2SO4 ना लेकर के H3PO4 फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। फास्फोरिक एसिड का प्रोडक्ट सेम रहेगा RI, मतलब हाइड्रोअल्केन प्लस H2O। यहाँ भी जो हाइड्रोअल्केन बनता है 1 डिग्री ही, मतलब यहाँ भी अल्कोहल हम लोग क्या लेना है, 1 डिग्री अल्कोहल ही लेना है। रीजन सेम है कि यदि 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे इस केस में, तो यहाँ भी वही बात होगा कि डिहाइड्रेशन होकर के जो है प्रोडक्ट क्या बन जाता है, अल्कीन। तो आयोडो और ब्रोमो अल्केन में 1 डिग्री अल्कोहल का ही इस्तेमाल जनरली करेंगे, 2 डिग्री और 3 डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लोरो अल्केन बनाना हो तो तीनों का इस्तेमाल जनरली किया जा सकता है। अब हम लोग बात करें इसका फास्फोरिक एसिड।
अभी हमने जब रिएक्शन HBr से करवाया था तो यहाँ हमने लिया था H2SO4, यहाँ तो हमने चेंज कर दिया फास्फोरिक एसिड। ऐसा क्यों? HI से रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ H2SO4 क्यों नहीं लिया जा सकता? H2SO4 का इस्तेमाल यहाँ हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में? तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे उसके पहले हम लोग ये जाने यहाँ कि जो HI यहाँ बना है ना हाइड्रो आयोडिक एसिड, यह भी HBr के जैसा ही है कि यह भी जो है लेबोरेटरी में आसानी से अवेलेबल नहीं है। तो जैसे HBr को रिएक्शन के दरमियान ही बनाना पड़ा था हम लोगों को, सेम वे में HI को रिएक्शन के दरमियान ही बनाना होगा, अलग से बना हुआ नहीं रहता है। कैसे बनाएंगे? तो सेम प्रोसेस है कि Ki जो है पोटेशियम आयोडाइड, इसका रिएक्शन हम लोग करवा दें फास्फोरिक एसिड से, तो बनेगा HI बन जाएगा, मतलब इसका एक हाइड्रोजन आयोडीन के साथ जुड़ जाएगा, प्लस KH2PO4, दिस इज पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ऐसा। और अब यहाँ जो HI बना है वही HI यहाँ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। सो डायरेक्ट हम लोग HI का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रीजन की HI हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, तो इस HI के जगह इस पूरे को इस्तेमाल करना होगा ऐसा, और तब ये तीनों मिलकर के जो है आगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो अब हम लोग यहाँ आते हैं कि यहाँ हमने फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल क्यों किया, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल क्यों नहीं? तो एक बात याद रहे कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है। पी ब्लॉक एलिमेंट में आप लोग पढ़ोगे कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और HI जो है एक काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो HI काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, तो दोनों आपस में मिलकर के रेडॉक्स रिएक्शन करवा देगा। मतलब ऐसा कि इस Ki और यहाँ हम लोग लें H2SO4, तो H3PO4 लेकर के हमने बनाया था ना HI, इस बार हम लोग H2SO4 ले लें तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट बनेगा HI प्लस क्या KHSO, इस तरह। अब जो यहाँ HI बना है दिस वन इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड H2SO4 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा ऐसा HI प्लस H2SO4, और दोनों आपस में कंबाइन करके जो है इस रिएक्शन को ऊपर लिखे हम लोग यहाँ HI प्लस H2SO4 कंबाइन करके प्रोडक्ट बनता है SO2 प्लस I2 प्लस H2। रिएक्शन को यदि हम लोग बैलेंस करना चाहे तो यहाँ 2 लगा दें और यहाँ भी 2 लगा दें तो बैलेंस हो जाएगा ऐसा। अब इसमें हम लोग देखते हैं आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ है -1, यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, सल्फर का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +6 और यहाँ हम लोग देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर +4। तो यहाँ हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना वह इंक्रीज कर गया -1 से 0, एंड द इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। So during the reaction HI is oxidized to I2, और यदि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फर का यहाँ +6 यहाँ +4 डिक्रीज कर गया, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन ऐसा। तो रिएक्शन के दरमियान क्या हुआ कि HI ऑक्सीडाइज कर गया I2 में, H2SO4 रिड्यूस कर गया SO2 में, या ऐसे हम लोग बोले कि जो H2SO4 है ना वह HI को ऑक्सीडाइज कर दिया किसमें I2 में। अब चूंकि HI का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन तो ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, मतलब दूसरे को रिड्यूस कर दिया अपने ऑक्सीडाइज हो गया, और सल्फ्यूरिक एसिड का हो रहा है रिडक्शन तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करके अपने रिड्यूस हो गया। तो H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों आपस में कंबाइन करके ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन कर देता है। तो यदि H3PO4 की जगह हम लोग H2SO4 लेंगे तो वह H2SO4 क्या करेगा, HI को कन्वर्ट कर देगा I2 में, और जब ये I2 बन जाएगा तो फिर ये आगे अल्कोहल से रिएक्शन कैसे करेगा, नहीं करेगा। अल्कोहल से रिएक्शन करने के लिए तो हम लोग को HI चाहिए था ना, तो HI अवेलेबल तब रहेगा जब वहां हम लोग H3PO4 का इस्तेमाल करेंगे, और यदि उसके जगह H2SO4 का इस्तेमाल किया हमने तो H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के चलते इस HI को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में, तो फिर रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT बुक का कि जब हम लोग हाइड्रोअल्केन का फॉर्मेशन करते हैं
अल्कोहल से, तो उस दरमियान के आई का रिएक्शन हम लोग H3PO4 से करवाते हैं, H2SO4 से नहीं। क्यों? तो उसका रीजन जो है यही है। नोट्स में भी हमने जो है इसका आंसर लिख करके रखा है। पहले भी हमने बताया था कि इस चैप्टर को साथ में ही करते जाना है, तो वेबसाइट पे नोट्स जो अपलोड हुआ है उसको साथ साथ आप लोग करते जाओ, नोट करते जाओ, वीडियो से समझते जाओ, ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद।